दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो बंद हो चुका है। आपके कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें आपने लिखा था कि लिंक एक्टिव नहीं है, व्हाट्सएप चैनल अभी दिखता नहीं है। तो मैंने चेक किया और उसके अंदर मुझको ये अपडेट्स देखने को मिली कि सबसे पहले चैनल बंद होता है इंडोनेशिया में, उसके बाद में इंडिया में भी बंद होता है और बाकी और भी कंट्रीज़ में चैनल बंद हो जाता है। एग्जैक्टली कारण क्या है मुझको नहीं बताया गया। ऑब्वियस है सेबी की कुछ गाइडलाइंस होगी जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फिर हम बोल सकते हैं अनइंटेंशनली हमने मानी नहीं होगी, या कुछ ऐसी अपडेट्स आपको मिल गई होगी जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है और उसकी वजह से चैनल यहाँ पे बंद हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो मैंने इसको एक रिक्वेस्ट दी है रिव्यू करने के लिए। अगर ऐसा कुछ है जिसमें वाकई में चैनल को बंद हो जाना चाहिए तो फिर वो बंद होगा, अदरवाइज ठीक है वापस से ओपन हो सकता है। ओपन नहीं होता है तो कुछ और सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे कि व्हाट्सएप चैनल अभी दिख रहा नहीं है। अब दोस्तों शुरू करता है आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन निफ्टी ने 25,005 पर क्लोजिंग दी है, 32 पॉइंट्स ऊपर है। हाई की बात करें 2537 पर निफ्टी चला गया था, कुछ बड़े जंप्स देखने को नहीं मिले, लेकिन ठीक है चलो आज प्लस में जाके क्लोज किया है। मिड कैप ने और स्मॉल कैप ने कुछ नहीं करा और इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में थोड़ी गिरावट देखने को मिली होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपनीज है ना उनके स्टॉक्स आज चले नहीं ज़्यादा। मतलब पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज है या 20 कंपनीज है तो कंपैरेटिवली हाफ कंपनी से ज़्यादा कंपनीज के स्टॉक्स हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में गिरे हो। बाकी क्या सिचुएशन है आपके पोर्टफोलियो का आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलता है, सेक्टर्स को देख लेते हैं। तो आज के दिन जो कोर सेक्टर है आईटी नीचे था, ऑटो सेक्टर ये भी नीचे था, फाइनेंस ठीक ठाक सा था और बाकी बड़ी तेजी देखने को मिली मीडिया के अंदर और एनर्जी के अंदर। एनर्जी वाली कंपनीज के अंदर एनर्जी थी, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, आगे चलेंगे और कुछ न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रुपीज़ गिर चुका है अपने हिस्टोरिक लो पर, ऑल टाइम लो हम इसको बोल सकते हैं। 88 रुपीज़ का $1 अभी हो चुका है। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि साल के एंड में यानी दिसंबर तक हो सकता है 90 तक ये पहुंच जाए। ठीक है, तो ये खराब न्यूज़ है। एफआईज इसकी वजह से पैसे निकालते हैं और ऑब्वियसली हो सकता है निकाला गया होगा अभी। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से अपन कंटिन्यूसली देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यूएस के लिए कुछ अपडेट है। यूएस का जो सीपीआई है वो बढ़ चुका है 0.40% के साथ में अगस्त के मंथ में, हायर देन एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेशन थी 0.30% की, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ा है, तो बैड न्यूज़ है। लेकिन ये बढ़ चुका है 0.20 से 0.4, यानी बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन चलो फिर भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मिस हुई है। साथ में अगर हम देखें तो बेरोजगारी के जो क्लेम्स है वो बढ़ के हो चुके हैं 2,63,000 तक। ये 2,37,000 हुआ करते थे, तो ये भी एस्टिमेट से ज़्यादा देखने को मिला है। तो दोनों ही अपडेट्स, अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन बढ़ा है तो क्या होगा, रेट कट नहीं होगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है तो रेट कट होना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट अभी मैंने देखा यूएस का कैसा कर रहा है, तो वो न्यूट्रल कर रहा है, थोड़ा बहुत प्लस में है फ्यूचर्स के हिसाब से भी, और ओपनिंग भी शायद प्लस में हो जाए। तो ठीक है, कुछ खास इंपैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। अभी आपने देखा गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है कि गोल्ड के चार्ट के ऊपर डिस्कशन हो जाए। सिल्वर के प्राइसेस आपने देखे काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। कितने साल तक सिल्वर ने अपने ऑल टाइम हाई को नहीं लगाया था, लेकिन अभी के समय सिल्वर भी अच्छा कर रहा है। 50% रिटर्न्स मिल चुके हैं गोल्ड और सिल्वर में एक साल के अंदर। सेंसेक्स और निफ्टी को बीट किया है काफ़ी अच्छे से। अगर मैं आपको इसमें डेटा दिखाऊं कि किस तरह से हमने देखा एक साल में कैसे रिटर्न्स बने हैं, तो गोल्ड के रिटर्न से 50%। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस आपको पता है, काफ़ी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं गोल्ड को भी। तो गोल्ड का ETF है एसबीआई का, बाकी और भी कंपनीज के ETF होते हैं, तो उसको देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया एक साल में 50% के, जबकि रिटर्न्स निफ्टी में नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ना चार्ट क्या कहता है, तो ये ETF का चार्ट है। आप फ्यूचर्स का चार्ट देख सकते हो, एग्जैक्टली गोल्ड का चार्ट आप देख सकते हो। तो ये जो बड़ी लाइन है ना इसको हटा दो, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जब ये सीखने के लिए भी चलो मैं आपको सिखा देता हूँ कि जब भी आप ETF खरीदते हैं, जैसे मान लो ETF का जो प्राइस है 100 रुपीज़ का है और आपको पैसे लगाने हैं उसके अंदर 1 लाख 2 लाख या XYZ अच्छा अमाउंट आपको लगाना है, तो आप मार्केट प्राइस के ऊपर अगर उसको खरीदोगे ना तो वो 100 रुपीज़ का आपको 102 में मिल सकता है, तो 2 रुपये का बड़ा नुकसान आपको होगा। उसके बाद में जैसे ही आप लोगे वो नीचे आ जाएगा, तो खरीदते ही आपको माइनस दिखेगा अपने होल्डिंग्स के अंदर या जो भी पोजीशंस होगी उसके अंदर, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता है, काफ़ी कम होते हैं। आप एकदम से ऑर्डर लगा देते हो तो फिर क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत
बिकवाली कर देते काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर, तो उसमें फिर वो नीचे बिकता है, फिर जैसे ही आप बेचोगे आपका नीचे बिकेगा, उसके बाद में फिर वो घाटा होगा उसमें। तो बेटर ये होता है कि जब भी आप बेचना चाहो, जैसे 100 रुपीज़ पर आप बेचना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऑर्डर लगा के चलो उसके अंदर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। बाकी एक्चुअली गोल्ड ने यहाँ से किया ब्रेकआउट, और उसके बाद में कंटिन्यूसली तेजी बन रही है। अब ये दिवाली रनअप भी हम इसको बोल सकते हैं, दिवाली के आसपास हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाए। सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि मार्केट और गोल्ड दोनों में इन्वेस्टेड रहते हैं इन्वेस्टर्स। जैसे मेरी बात करूँ तो मैं तो एक्चुअली 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन स्टिल कर सकते हो आप अपने रिस्क के हिसाब से गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो सकता है मैं आगे चल के करूँ, अभी तक नहीं किया, हो सकता है आगे भी नहीं करूँ, ठीक है। वो सब पर्सनल होता है इन्वेस्टर का। बाकी अगर मुझको करनी हो तो क्या ऑप्शन है, क्या सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। तो देखो, जब भी हमने ये देखा है कि निफ्टी गिरता है तो गोल्ड अच्छा करता है, मार्केट अगर खराब करते हैं तो गोल्ड अच्छा करता है, और जब मार्केट अच्छा करता है तो गोल्ड खराब करता है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा किया तो गोल्ड ने खराब किया, तो निफ्टी महंगा होते जा रहा था, ऑब्वियस आगे चल के करेक्शन आने वाला था, जो कि ये आ भी गया। तो गोल्ड में खरीदारी की, अगर गोल्ड नीचे है तो गोल्ड में खरीदारी की, अगर निफ्टी नीचे है तो निफ्टी में खरीदारी की। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी गिरा लेकिन गोल्ड यहाँ से बढ़ा, तो जिसने भी गोल्ड में खरीदारी की उसका फायदा हुआ, फिर गोल्ड ऊपर बेचा और निफ्टी खरीदी या मार्केट खरीदा। उसके बाद में देखो ये सब सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे निफ्टी नीचे गोल्ड ऊपर, यहाँ पे निफ्टी ऊपर है तो गोल्ड थोड़ा सा नीचे है। लेकिन अभी आप देखोगे ना तो निफ्टी नीचे गोल्ड ऊपर, निफ्टी ऊपर तो गोल्ड ऊपर, अभी गोल्ड नहीं गिर रहा है। तो ऐसी भी सिचुएशंस होती है, कई बार ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, तो उसमें एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं। जैसे मान लो 80% मार्केट में इन्वेस्ट किया, 20% गोल्ड में, एग्जैक्टली आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितना करना है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर 20% ही एसेट एलोकेट करने आपको गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड की जब वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट 70% हो गया आपका और 30% गोल्ड हो गया, तो 10% गोल्ड को बेच देते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से एसेट एलोकेशन आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसका मतलब यह है कि गोल्ड अभी महंगा है और मार्केट सस्ता है, तो अभी मार्केट में खरीदारी करना बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी गोल्ड जब गिरेगा तो गोल्ड के अंदर खरीदारी करना बेस्ट होगा। क्वेश्चन आ रहा है कि गोल्ड गिरेगा क्या, देखो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, क्योंकि रेसिस्टेंस अभी है ही नहीं, ऑल टाइम हाई गोल्ड अभी लगा चुका है, कोई भी रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, जब आप स्प्लिट की न्यूज़ देखते हैं, बोनस की न्यूज़ देखते हैं, या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, कोई टाइम होता है उसके लिए, तो फिर वो टाइम आने से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हो सकता है वो दिवाली वाला टाइम देखने को मिल जाए कि दिवाली वाले टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए गोल्ड के अंदर, ठीक है। तब तक तो चार्ट अच्छा ही देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ बड़ी न्यूज़ को देखते हैं। ट्रंप की पलटीबाजी देखते हैं। ट्रंप प्रेशर बना रहे यूरोप के ऊपर कि इंडिया के लिए हम 100% टैरिफ लगा दें, यानी यूरोप लगा दें। ट्रंप बोल रहा है यूरोप को, ठीक है। अब वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे यूरोप ने मना कर दिया कि हम तो नहीं लगाने वाले, आप हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये चांसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजेक्ट कर सकता है ईयू 100% टैरिफ के प्रपोजल को, ठीक है। तो ये एक बड़ी खबर, और इसकी वजह से भी निफ्टी ने आज के दिन अच्छा किया। तो जो न्यूज़ है, देखो मार्केट के अंदर क्या है, जीएसटी अच्छी न्यूज़ है, ट्रम्प टैरिफ खराब न्यूज़ है, लेकिन वो अब कन्वर्ट होती जा रही है अच्छी न्यूज़ के अंदर, क्योंकि इंडिया बात करेगा यूएस से नेक्स्ट मंथ। ट्रंप ने भी अच्छी बातें करना शुरू कर दिया है कि इंडिया से बात करेगी, नेगोशिएशन वापस से हो सकता है। ईयू के ऊपर प्रेशर था 100% का, उसने भी मना कर दिया है। तो नेगेटिव न्यूज़ कन्वर्ट हो चुकी है पॉजिटिव के अंदर। तो इसी वजह से मार्केट का जो सेंटीमेंट है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये रेसिस्टेंस मार्केट हिट करे, अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स गिरे हैं काफ़ी, बातचीत करते हैं उनको लेकर। एंजल वन 5% का क्रैश इसमें आज देखने को मिला। देखिए एक न्यूज़ आती है ओपन मार्केट के अंदर, उसके बाद में ये स्टॉक नीचे फिसल जाता है। साथ में बीएससी, इसको भी देख लेते हैं, ये भी 5% के साथ में फिसल गया। चार्ट का पैटर्न दोनों का सेम देखने को मिलेगा। अब देखिए न्यूज़ ये है, आपको पता है कि बार बार ये न्यूज़ आती है, और जितनी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आती है कि हाँ ये तो होने वाला है, पहले तो थोड़ा सा रहता है 50-50 होगा नहीं होगा, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि हाँ ये तो होगा तो स्टॉक गिरते हैं। अब देखिए सीएनबीसी टीवी ने एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टर्स को बताने की कोशिश की है कि इनको खबर मिली है सोर्सेस क्या वाले। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अगले महीने सेबी कंसल्टेशन पेपर के साथ में बात करेगा, और बातचीत ये होगी कि वीकली एफएनओ
कॉन्ट्रैक्ट्स यानी जो एक्सपायरी होती है उसको हटा देंगे और मंथली एक्सपायरी ही मार्केट के अंदर रहने वाली है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रोकिंग कंपनीज को नुकसान होगा, बीएसई को नुकसान होगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक कारण है इसके पीछे का। साथ में देखिए एग्जैक्टली डेट भी बता दी कि कल के दिन मीटिंग होने वाली है सेबी की, और उसके अंदर ये सब चीज़ें डिसाइड की जाएगी और जल्द ही हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन हम सेबी की तरफ से सुन पाए। तो ये कारण है। बाकी स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स तो वैसे भी वीक हो गए थे, नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। स्टॉक ने तो आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पे रेसिस्टेंस को हिट करने के बाद में कि हम नीचे जाने वाले हैं। सपोर्ट्स आप देख सकते हैं, तो सपोर्ट के लिए रेडी अभी हो गए इन्वेस्टर। बाकी ठीक है, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस पे अगर वो प्ले करता है, खेलता है, तो उसके अंदर भी अच्छे खासे गेंस उनको मिल जाते हैं। अभी ऐसे ये भी वीक हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद में जो गिरावट बनी वो इतनी नहीं बनी जितनी इस लाइन को वापस से हिट कर दे। लेकिन अभी ब्रेकआउट के बाद में वापस ये लाइन हिट हो चुकी है, तो इसको थोड़ा सा वीकनेस हम बोल सकते हैं, वीक साइन हम बोल सकते हैं। तो जब तक ये लाइन मेंटेन है, सपोर्ट नहीं टूटेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएगा जब तक कोई मेजर रिवर्सल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाते हैं। तो वीकनेस है दोनों कंपनीज में। अभी जो ट्रेडर्स हैं वो जस्ट इनको देखेंगे कि जैसे ही कुछ रिवर्सल्स मिलते हैं तो अच्छे खासे गेंस फिर आते हैं। यहाँ पे 70% 60% पैसे इजीली बनते हैं वन गो के अंदर। तो ये देखने लायक कंपनीज है, बट अभी के समय ट्रेंड इनका काफ़ी खराब है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना। एआई कंपनीज के ऊपर बातचीत की है और भी काफ़ी सारी कंपनीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।